अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। वो हिट एंड रन पर नए कानून की मुखालफत कर रहे हैं, जिसमें 7 लाख जुर्माना और 10 साल सज़ा का फैसला किया गया है, जिस पर ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये कानून बहुत सख्त है। पूरे देश में हिट एंड रन पर बनाए गए कानून को लेकर बहस जारी है। संसद के विंटर सेशन में ओवैसी ने सरकार को घेरा था। असदुद्दीन ओवैसी का इल्जाम था कि इन कानूनों से हुक्मरान के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत दी जा रही है। उन्होंने हिट एंड रन मामले में भी सरकार की मुखालफत की। देखिए उनकी जुबानी ये पूरी वायरल स्पीच। सर, अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे, 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, BNS 1 में 2 साल की जरूरत आपने 10 साल कर दिया। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। सर, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे, 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, BNS 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की जरूरत आपने 10 साल कर दिया। ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका का क्या होगा, गुजरात के कोका का क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर, मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। सर, टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113 4 में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 18 113 3 में आ गया, यूएपीए का क्लॉज 20 113 5 में आ गया, यूएपीए का सेक्शन 19 113 6 में आ गया। अरे भाई साहब, फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया। हिट एंड रन का जो लॉ है, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इसकी मुखालिफत करा था, मैं स्पीच भी डाला उसकी। क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में आप 2 साल से 10 साल कर देंगे? ये क्या है भाई? ये क्या बनाना चाह रहे इस मुल्क को आप? ठीक है, वो गलत है, क्राइम है, मगर 10 साल कैसा करेंगे आप?
और उसमें आप बेल नहीं होंगी। मैं उस वक्त वार्न करा था लोकसभा में मेरी स्पीच में, मगर 306 आप लोग आज हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे पैर ही नहीं है आपके। अब जब पूरे ट्रक ड्राइवर्स निकल गए और पूरा शहर जाम हो गए, शहरा जाम हो गए, रोड पे पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, तो जब इनको ख्याल आया क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह आवाम रोड पे निकले डरते हैं लोग। अबे पार्लियामेंट में हम बोले आपको वार्न करे मत करो ये काम आप, मगर आप नहीं सुने। मैं फिर से कह रहा हूं ये जो नया तीनों फौजदारी के कानून लाए ये रोलेट एक्ट की याद दिलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह रहते तो बोलते ये तो रोलेट एक्ट है, ये इससे बहुत नुकसानात होने जाएंगे, बहुत से परेशानी होने जाएंगे। अब देखना इसका गलत इस्तेमाल होगा बहुत। सर गिरिराज सिंह ने बात करते हुए कहा है कि सुन लो ओवैसी, राम मंदिर तो झांकी अभी बहुत और कुछ बाकी है, ये बताया है सर, इस पर क्या कहेंगे? तो हम चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके इस बयान पर बता दें कि सच है। जब उनका कैबिनेट का मंत्री इस तरह की बकवास कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इस मिनिस्टर के बयान की तस्दीक कर दें। वो क्या कह रहा है, सच कह रहा है क्या आप काशी, मथुरा, टीली वाली मस्जिद, सुनहरी मस्जिद, जितने आरएसएस के पास जो 30-35 हज़ार मसाजिद के लिस्ट है, क्या वो सब ले लेंगे क्या आप लोग? तो देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपने मिनिस्टर के इस बयान के ऊपर देश को बताएं कि उनकी पॉलिसी क्या है। क्या ये बात सच नहीं है कि अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त एप्रीहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जैसा जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहां पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहां पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी ही इस मुल्क का सबसे बदनाम आदमी है, बाकी सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, दूध के धुले हुए हैं, इनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी बात करने का इख्तियार है। भारत का आइन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मुझे अपनी बात रखने का इख्तियार देता है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो कान में रुई लगा लीजिए आप, मगर मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आप डिसएग्री करिए, मगर आप बोलेंगे नहीं, अब नहीं, तुम नहीं बोलना, हम वो कर देंगे। अरे भाई क्या करेंगे आप?